हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, ये मेरा प्रैक्टिस सेट सेकंड है टेक्निकल क्लास सिविल का। और इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, हमारा पहला सवाल क्या है। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द लिक्विड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाई, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि शांत तरल में किसी बिंदु पर दाब की तीव्रता सभी दिशाओं में एक समान है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा होगा। इसका होगा आपका ऑप्शन डी, पास्कल द्वारा, ठीक है। ये नियम पास्कल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आगे देखिए, द स्टेबल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन द फ्लोटिंग बॉडी व्हेन, ठीक है। तैरती हुई वस्तु स्थिर संतुलन में होगी जब। तैरती हुई वस्तु स्थिर संतुलन में होगी जब। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने कल बताया, सॉरी, एक क्वेश्चन जो ऑटोमेटिक कट हो गया था वीडियो, तो लास्ट में नहीं बता पाए थे। चलिए आज हम उसको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, तीन कंडीशन होते हैं। तीन कंडीशन होता है, ठीक है। पहला आपका हो जाता है स्टेबल, स्टेबल, ठीक है। दूसरा कंडीशन होता है अनस्टेबल, और तीसरा कंडीशन होता है न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल। ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। अब थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, परेशान ना होइए ज़्यादा। ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब ये आपका फ्लोटिंग बॉडी के लिए, ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी के लिए। और इधर आपका सबमर्ज बॉडी के लिए, यानी कि डूबी हुई बॉडी के लिए, सब सबमर्ज्ड बॉडी, ठीक है। देखिए अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो मेटा सेंटर होता है एम, एम जो होता है वो लाई करता है एबव जी, ठीक है। एम एबव जी, जी यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और सबमर्ज के लिए क्या होगा, जो बुयांसी होगी वो लाई करती है एबव जी, ठीक है। अब अनस्टेबल में क्या होता है, एम लाई करता है बिलो जी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, बी जो है वो लाई करता है बिलो जी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और न्यूट्रल कंडीशन में क्या होता है, एम और जी दोनों कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। एम और जी दोनों कोइंसाइड, मतलब टकराव होता है, ठीक है, एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड होता है। और बी और जी यहाँ पे भी कोइंसाइड होता है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे। तो न्यूट्रल का तो आपको क्लियर है कि कोइंसाइड होगा, एक ही पॉइंट पे हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए स्टेबल का और अनस्टेबल का। तो क्वेश्चन में हमारा क्या बोला था कि स्टेबल कंडीशन में फ्लोटिंग बॉडी में एम कहाँ पर लाई करता है, ठीक है, यही बोला था ना क्वेश्चन। तो दोस्तों क्या बोला था क्वेश्चन, कि अ फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ, ठीक है। तो क्या बोला था कि फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी, उसको कहेंगे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कब, जब एम एबव जी, ठीक है। तो इसमें आपका आप देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन सी जो है, इट्स मेटा सेंटर हाइट इज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, समझ में आया। एम एबव जी लाई करेगा, ठीक है। तो आपको कुछ और देखिए, एम एबव जी का मतलब होता है एम ऊपर है जी से, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी ये भी लिखा होगा पॉजिटिव, अगर एम का वैल्यू जी से ऊपर है मतलब एबव है, तो यहाँ पे एम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। एम वहाँ पॉजिटिव होगा, जो ऊपर रहेगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, और जो नीचे रहेगा वो नेगेटिव होगा।
समझ में आते हैं? एम एबव है यानी कि एम पॉजिटिव, जी नेगेटिव। समझ है? क्लियर हो गया? तो देखिए क्वेश्चन में क्या होगा सही। स्टेबल इक्विलिब्रियम इन इज अचीव्ड इन द फ्लोटिंग बॉडी व्हेन, क्या होगा बताइए, समझाई दिए हैं। इसमें होगा आपका बी, मेटासेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मेटासेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या फिर कहिए एम लाइज पॉजिटिव, ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नेगेटिव। तो चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेंटर ऑफ बायोन्सी, ठीक है। इस चारों में से सेंटर ऑफ बायोन्सी के रेस्पेक्ट में कौन सा पॉइंट इसमें से सही है, ठीक है। थोड़ा क्लियर कर दें आपको, बायोन्सी सेंटर ऑफ बायोन्सी है। तो देखिए सबसे पहले सुन लीजिए आर्चिमेड प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल के अनुसार, जो आर्चिमेड प्रिंसिपल था, इस प्रिंसिपल के अनुसार जब मान लीजिए ये वाटर सरफेस है, ठीक है, ये आपका वाटर सरफेस है, और वाटर सरफेस पर अगर कोई बॉडी को रखते हैं, फ्लोटिंग कर रहा है, तो मान लीजिए ये आपका बॉडी हुआ, ठीक है, ये बॉडी, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। तो क्या होता है कि व्हेन बॉडी इज इमर्स होली और पार्सली इन लिक्विड, ठीक है, कोई बॉडी आधी डूबी हुई है या पूरी हुई डूबी हुई है, ठीक है, पानी में, इट इज़ लिफ्टेड अप बाय ए फोर्स। तो क्या होता है, नीचे के द्वारा एक बल लगाया जाता है, ठीक है, नीचे से एक बल कार्य करता है, यहाँ से एक बल कार्य करता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, नीचे से एक बल कार्य करता है। और क्या होता है, जो बॉडी यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट, इसके द्वारा भी, मान लीजिए कोई लिक्विड में हम कुछ फेंकते हैं, ईंटा पत्थर या फिर कोई भी पदार्थ, तो वहाँ का पानी हटता है, वहाँ का पानी हट के दूर जाता है, समझ में आया? तरंग के माध्यम से दिखता है ना, हट के दूर जाता है, यहाँ पे घसक के दूर यहाँ चला जाता है। तो वही होता है लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ, वहाँ उस जगह को छोड़कर वहाँ से डिस्प्लेस कितना हुआ, तो उसका वैल्यू, ठीक है। दोनों क्या होता है, जब इक्वल होता है तो वही हमारा आर्चिमेड प्रिंसिपल का सिद्धांत कहलाता है, तभी हमारा बॉडी क्या होता है, तैरता है, फ्लोट करता है, ठीक है, वही सिद्धांत है आर्चिमेड का। नीचे द्वारा लगाया गया बल, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, जब उन दोनों का मान इक्वल होगा तो हमारा बॉडी क्या होता है, फ्लोट करता है, ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, आर्चिमेड प्रिंसिपल। तो देखिए, और देखिए क्या है, सेंटर ऑफ बायोन्सी को पूछा है, तो अब बताइए बायोन्सी क्या होती है। तो जो यही फोर्स जो लगाया गया है, यही जो फोर्स है, यही हमारी बायोन्स फोर्स कहलाती है, ठीक है। जो क्या होता है, इसका डिफिनेशन द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू अपलिफ्ट एंड इमर्स बॉडी, मतलब जो बॉडी है उसको ऊपर की ओर धकेले, वही क्या कहलाती है, बायोन्सी कहलाती है, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए द फोर्स टेंडिंग टू लिफ्ट अप द बॉडी इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ बायोन्सी, ठीक है, और जो फोर्स लगता है उसको फोर्स ऑफ बायोन्सी कहते हैं, एंड इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वही तो बता दिए आपको। और देखिए द पॉइंट थ्रू विच द बायोंट फोर्स एक्ट, ठीक है, जिस पॉइंट पर बायोंट फोर्स जो होता है, बायोन्सी फोर्स एक्ट करता है, उसी को कहते हैं हम सेंटर ऑफ बायोन्सी, ठीक है। और इसको डिटेल में थोड़ा सा देखना होगा तो हम एक वीडियो अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, उसमें हम सेंटर ऑफ बायोन्सी एग्जैक्ट शो करके हम कहाँ पर एक्ट करते करके दिखाया हुआ है, हमने दिखाया उसमें। अभी सब चीज़ हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें क्या है, सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होगा, तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन सी, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। इट इज द पॉइंट वेयर बाइंड फोर्स एक्ट एंड इज कोइंसिडेंस विद द सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब बॉडी फ्लोटिंग इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका पहले मैंने जो ग्राफ बनाया था इक्विलिब्रियम वाला, तो इसमें फ्लोटिंग बॉडी और स्टेबल, ठीक है, ये दोनों को मिलाकर तो क्या बोले थे, क्या होगा इसमें से बताइए।
इसमें वही बोले थे व्हेन मेटा सेंटर इज एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। जब मेटा सेंटर क्या होगा, एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तब कहलाता है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। आगे देखिए, एज द डेप्थ ऑफ एज द डेप्थ, देखिए दोस्तों समझाने का तो बहुत कुछ समझा सकते हैं, लेकिन मैनेज तो टाइम भी करना है ना, इसलिए हर क्वेश्चन में हर बात को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, तो ये इग्नोर कीजिएगा उतना। चलिए आगे देखिए, एज द डेप्थ ऑफ इमर्सन ऑफ ए वर्टिकल प्लान सरफेस इंक्रीजेज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। ऊर्ध्वाधर तल सतह की निमज्जन गहराई बढ़ने पर दाब केंद्र की स्थिति क्या होगी, बताइए इसमें कौन सा होगा। तो देखिए इसको भी आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं हम, क्या होता है इसमें। आपका होगा पहले आप देखिए क्या होगा पहले आप, तो इसमें आपका होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। फॉल्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाए। देखिए होता क्या है, ये मान लीजिए लिक्विड सरफेस है, ठीक है। ये आपका लिक्विड सरफेस है, ठीक है। अब कोई वर्टिकल प्लेन कोई ऑब्जेक्ट है, इसको डुबा दिए हम, इमर्स कर दिए, ठीक है। इसको हम क्या कहें, डुबो दिए, ठीक है। ये हमारा लिक्विड सरफेस है, लिक्विड सरफेस, ये हमारा लिक्विड सरफेस है और ये पूरा लिक्विड है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर ये जी हो गया, ये हमारा जी हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जी हो गया। अब डेप्थ ऑफ, अब यहाँ से मान लीजिए ये आपकी गहराई होगी जी तक की, ठीक है, जिसको हम डिनोट करेंगे एक्स बार से। और एक्स बार का मतलब क्या होता है, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इमर्स सरफेस फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, ठीक है। डूबी हुई सरफेस से लेकर लिक्विड सरफेस है, यहाँ से लेकर जो यहाँ की दूरी है उसको हम एक्स बार से डिनोट किए हुए हैं, ठीक है। और हमारा देखिए क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर जो होगा वो हमारा लाई करेगा यहाँ पर, इस पॉइंट पर, ठीक है। ये हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर व सी, जिसको हम एच बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। एच बार से, ये हमारा एच बार से डिनोट हुआ, ठीक है। अब देखिए एच क्या हुआ, हमारा डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। एच का मतलब क्या हुआ, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, ठीक है। क्लियर हुआ। और ए क्या हुआ, एरिया ऑफ द इमर्स सरफेस, इसका फॉर्मूला है आपको बता दे रहे हैं, डेप्थ ऑफ सी फ्रॉम द लिक्विड सरफेस का एच इक्वल टू आई जी अपन ए एक्स बार प्लस एक्स बार, ठीक है। ये फॉर्मूला है डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द लिक्विड सरफेस का, ठीक है। और इसी के अनुसार आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में जो होगा ए आपका सही था, ठीक है। ए में क्या बोल रहा था आपका, ए में क्या बोल रहा था, एज द डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ ए वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन कहाँ पे होगा, यही पूछा था। तो सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन यहाँ पे कहाँ पे है, सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन यहाँ है और जी आपका यहाँ है, तो कहाँ पर है, ऑप्शन ए के अनुसार होगा फॉल्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ा कम, अब बोर्ड तो है नहीं डिजिटल, तो मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, क्या किया जाए। और आपका सहयोग रहेगा तो हम डिजिटल बोर्ड भी लगवा दिया जाएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अगर आप लोग लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो।
चलिए आगे देखिए, मेटासेंट्रिक हाइट इज गिवन एज द डिस्टेंस बिटवीन। बहुत कुछ बताना चाहते हैं लेकिन अब क्वेश्चन में जगह के प्रॉब्लम से हम बता भी नहीं पाते हैं, मैनेज करना, टाइम और स्पेस भी मैनेज करना पड़ रहा है। आगे देखिए, मेटासेंट्रिक हाइट इज गिवन एज द डिस्टेंस बिटवीन, तो बताइए। और दोस्तों मेटासेंट्रिक हाइट का अब थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन अगर आपको है ना, तो मेरा एक प्लेलिस्ट में 2 वीडियो बनाए थे हाइड्रोलिक का, उसमें आप जाके देख लीजिए, 30-30 मिनट का है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट ही लिखे थे, लेकिन क्वेश्चन में मेटासेंट्रिक हाइट को अच्छे से मैंने डिस्कस किया था उसमें फिगर के साथ, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिए, अच्छा रहेगा। इसमें भी बता दे रहा हूँ। तो मेटासेंट्रिक हाइट इज गिवन एज द डिस्टेंस बिटवीन, तो बताइए इसमें कौन सा होगा। तो देखिए इसमें होगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड द मेटासेंटर, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, कंडीशन आपको कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि मान लीजिए क्या होता है कि 3 कंडीशन बनते हैं, आपको पता था, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, ठीक है। तो मान लीजिए सपोज कि ये आपका स्टेबल, ये आपका स्टेबल हो गया, ठीक है, स्टेबल, ये आपका अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल, और ये आपका न्यूट्रल हुआ, ठीक है, न्यूट्रल। अब क्या होता है, इसमें तीनों में आपका MGB है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बायंसी और मेटासेंटर। ये आपका मान लीजिए M मेटासेंटर हो गया, 3 पॉइंट है, M ऊपर वाला है, G नीचे है और B उससे नीचे है, ठीक है। इसमें भी आप देखिए G ऊपर हो जाएगा, M बीच में होगा और B नीचे होगा, ठीक है। और न्यूट्रल में क्या होगा, एक ही पॉइंट पर तीनों कोइंसाइड करेंगे, ठीक है, M, G और B, ठीक है। M मेटासेंटर है, G सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, B बायंसी है, फोर्स है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि जब आपको बताए थे M अगर ऊपर है G से तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और G ऊपर है यहाँ पर तो G पॉजिटिव होगा, यहाँ पर M पॉजिटिव होगा। इसका कंडीशन देख लीजिए, यहाँ पर MG इक्वल टू प्लस VE यानी कि पॉजिटिव, और यहाँ पर MG इक्वल टू नेगेटिव यानी कि G ऊपर है तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर MG इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए मेटासेंट्रिक हाइट आपका यही होता है, M से G की जो दूरी होती है ये हमारी मेटासेंट्रिक हाइट कहलाती है, ठीक है, समझ में आया। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द मेटासेंटर, यही हमारी क्या कहलाती है, यही दूरी हमारी क्या कहलाती है, यही दूरी हमारी मेटासेंट्रिक हाइट कहलाती है, समझ में आया। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इसमें हमारा कौन सा सही होगा, इसमें हमारा बताइए कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड द मेटासेंटर, ठीक है, उसी को हम मेटासेंट्रिक हाइट कहते हैं। और कुछ परेशानी हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, हमको पता कैसे चलेगा क्या लोगों को दिक्कत है नहीं है। अब जितना समझ में आता है उतना तो बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, द टाइम ऑसिलेशन ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी विथ इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट विल बी, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या होगा, और दोस्तों अब थोड़ा फास्ट चलते हैं, कुछ क्वेश्चन को तेज़ी से करते हैं, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे तो देख ही रहे हैं कितना लेट हो रहा। तो इसमें बताइए कौन सा होगा, तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन सी लोअर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बैंड फोर्स एक्ट थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द, बताइए इसमें कौन सा होगा। तो इससे पहले मैंने जिक्र किया था क्वेश्चन में बैंड फोर्स वाले में, उसमें अगर अच्छा समझे होंगे तो बता सकते हैं। इसमें होगा आपका डी, डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ठीक है। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बैंड फोर्स एक्ट थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या होगा बताइए। The resultant upward pressure of a fluid on a floating body is equal to the weight of the fluid displaced by the body. This definition is according to, बताइए। तो यही हमने पहले इसका पहले जिक्र किया था, वही तो दिया हुआ है, कौन सा होगा। इसमें होगा आपका सी, आर्चिमेड प्रिंसिपल, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो बताया था ना मैंने, सी आपकी फ्लोटिंग बॉडी या फिर सबमर्ज बॉडी है वाटर सरफेस पे, तो वो क्या करता है, बॉडी के द्वारा जो वाटर डिस्प्लेस हुआ, विस्थापित हुआ, उसका फोर्स, और जो पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया वो फोर्स, बैंड फोर्स इक्वल होगा, तो वही बॉडी क्या करती है, डिस्प्लेस करती है, सॉरी वही बॉडी क्या कहलाती है, तैरती है, और उसको हम क्या कहते हैं, वही थ्योरम हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल, आर्चिमेड प्रिंसिपल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ऑन एन इमर्स्ड बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ऑन एन इमर्स्ड बॉडी, डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया जाने वाला द्रव का दाब क्या कहलाता है। तो बताइए, ऊपर की ओर लगाया जाने वाला द्रव का दाब क्या कहलाता है, द्रव का दाब क्या कहलाता है। इसका होगा ए, अपथ्रस्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, और दोस्तों एक बात बताना था, देखिए कभी आप लोग सोचे हैं कि जो जहाज होती है, इतनी भारी वजन है उसका, बहुत ही ज़्यादा वजन है, बहुत ही भारी होती है जहाज, लेकिन वो डूबती नहीं है, जबकि छोटी से छोटी वस्तु डूब जाती है। ये बात को सोचें, ऐसा क्यों होता है, बड़ी बड़ी जहाज़ें नहीं डूबती हैं, लेकिन छोटी वस्तु कुछ डूब जाती है, पत्थर फेंकिएगा तो डूब जाएंगे। तो इसका कारण आज जान लीजिए क्या होता है। देखिए क्या होता है कि इसमें क्या होगा, जब फोर्स, मान लीजिए लिक्विड सरफेस है, ठीक है, अब यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है, अब वो डूबेगी कि नहीं डूबेगी किस पे डिपेंड कर रहा है, ये देखिए। जब क्या होगा, जो फोर्स ऑफ बायोंसी होगा, जो नीचे से जो ऊपर की ओर जो फोर्स लगाते हैं, जो ऊपर की ओर ढकेलती है वो फोर्स, ठीक है, तो फोर्स ऑफ बायोंसी होती है। अगर वो मोर देन वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, तो मान लीजिए बॉडी वाटर पे है, तो इसके द्वारा जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, जो ये लिक्विड यहाँ पर डिस्प्लेस हुआ है ना, कोई बॉडी वाटर में जाती है तो लिक्विड को फेंकती है, हटाती है, तो वही लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है तो उससे ज़्यादा होगा, समझा। जब यहाँ जो फोर्स ऑफ बायोंसी है, जो उसका बल इस लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है उससे अगर अधिक होगी, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी फ्लोट करेगी, वही बॉडी तैरती है, ठीक है। अब क्या होगा, जब फोर्स ऑफ बायोंसी जो जो फोर्स ऑफ बायोंसी है, ये जो फोर्स ऑफ बायोंसी लेस देन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है, अगर ये कम होगी, इसके वेट लिक्विड डिस्प्लेस जो कर रही है उससे अगर ये कम होगी, तो क्या होगा, वही डूब जाती है, सिंक डाउन हो जाती है, ठीक है, समझ में आया, वही बॉडी डूब जाती है। तो चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, मतलब कि इस क्वेश्चन को में क्या सही है, अब आगे देखिए, फॉर अ बॉडी सबमर्ज्ड इन वाटर मेटासेंट्रिक हाइट फॉर रोलिंग कंडीशन विल बी मेटासेंट्रिक हाइट फॉर पिचिंग कंडीशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा,
इसका होगा आपका ए लेस देन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द बाइंड फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाई, ठीक है। उत्प्लावन बल का परिमाण ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। कौन सा होगा? इसमें होगा आर्चिमेड प्रिंसिपल के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट हैज, ठीक है। पास्कल का नियम कहता है कि विराम पर किसी तरल में किसी भी बिंदु पर दबाव का क्या होगा इसमें? इसका होगा आपका सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में एक समान मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन मेटासेंटर एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी फ्लोटिंग बॉडी कोइंसाइड द फ्लोटिंग बॉडी विल बी, ठीक है। तो जो ग्राफ बनाए थे उसको ग्राफ को देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। फ्लोटिंग बॉडी में देख लीजिए, ठीक है। और मेटासेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कर कोइंसाइड कर रहा, टकराव हो रहा है, एक ही पॉइंट पे हो रहा है, तो क्या होगा? जब एक ही पॉइंट पे होगा तो इसको कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, द डिफिनेशन ऑफ बाइंड फोर्स, बाइंड फोर्स का डिफिनेशन क्या होगा? और दोस्तों मैं क्लास भी स्टार्ट करूँगा 20-21 के बाद, ठीक है। अच्छे से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में हर बात को बताना कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, जितना लोग समझते आसान हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्लास करना ही ज़रूरी है, टॉपिक वाइज पढ़ना भी ज़रूरी है। तो चलिए इसमें बताइए कौन सा होगा डिफिनेशन ऑफ बाइंड फोर्स? इसका होगा आपका बी, रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी ड्यू टू फील्ड वाटर अराउंड इट, ठीक है। तो वही बता रहा, परिणामी हाइड्रोस्टैटिक बल जो किसी वस्तु पर उसके चारों ओर भरे पानी से है, ठीक है। आगे देखिए, अ सबमर्ज्ड बॉडी इन वाटर इज सब्जेक्टेड टू बाइंड इज इक्वल टू, कौन सा होगा इसमें? जल में डूबी किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर होगा किसके? द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, ठीक है।